अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैंने पिछले लेक्चर में भी मैंने कहा था कि वो अल्ट्रा लेजेंड कहाँ हैं सारे के सारे जो कहते थे कि हमने सेकंड सेमेस्टर में साथ साथ पढ़ना है। तो मैं तो उनके लिए ख़ास वीडियोस बना रहा हूँ ताकि वो वाकई में साथ साथ पढ़ सकें लेकिन वो कमेंट सेक्शन में मुझे नज़र नहीं आए। आई होप कि आप अपनी जो वो स्टडी अब स्टार्ट करेंगे। और आज 5 अप्रैल है और रिज़ल्ट भी आ चुका है और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 3। तो पहली बात यह है कि लेक्चर सुनने से पहले अपने आप को ज़रा अटेंटिव कर लिया करें, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में आपको मेंटली तौर पर अटेंटिव बैठना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चाय का कप भी बेशक साथ रख लिया करें, साथ साथ चाय पी लिया करें, और ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में स्टूडेंट्स आज हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो पहला जो टॉपिक है वो है वेरिएबल का। वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, और ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस क्या होती हैं, और एंड पे होंगे टिप्स के कौन कौन सी बातें आपने हमेशा याद रखनी है। डिटेल एंड डिटेल इस बुक को भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इसका चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 1 से ये जो टॉपिक के जो नंबर हैं वो भी यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं, इसको आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। चलते हैं अपने पहले सी प्रोग्राम की तरफ। आप लोगों के सब्जेक्ट है ही प्रोग्रामिंग, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। तो इट मीन्स कि आप इस कोर्स में प्रोग्रामिंग सीखने वाले हैं। अभी आप लोगों के सामने जो है वो एक सिंपल प्रोग्राम लिखा गया है जी। इस प्रोग्राम का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। आज आप लोगों का प्रोग्रामिंग का पहला टॉपिक है, तो आपको जितनी समझ आए उतनी समझ आप लोगों ने ले लेनी है, और जो समझ ना आए वो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, तो ये लिखा है हैश इंक्लूड, और उसके बाद ये एंगल ब्रैकेट्स हैं जिन्हें हम स्ट्रीम इंस्ट्रक्शन ऑपरेटर्स कहते हैं। ये उसके बाद आईओ स्ट्रीम डॉट एच ये लिखा हुआ है। फिलहाल इस लाइन का क्या मतलब है अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बस यूं कह लें कि इस लाइन को हमने हर प्रोग्राम में शामिल करना है। उसके बाद आपका ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन यहाँ से जो है वो प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट होती है, और ये करली ब्रेसेस हैं। और स्टार्ट में भी जो है वो मेन के बाद आप ये जो है ना करली ब्रेसेस लगाना फ़र्ज़ समझ लें, और उसके बाद एंड में भी करली ब्रेसेस लगाना फ़र्ज़ है। ये लगाना ही लगाना। अगर आप यहाँ पे करली ब्रेसेस आप मिस कर देंगे, यहाँ पर नहीं लगाएंगे या यहाँ पर नहीं लगाएंगे, तो हमारे प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर आ जाएगा। उसके बाद ये एक लाइन लिखी है, इस लाइन का क्या मतलब है इसको हम लोग समझने की भी कोशिश भी करेंगे। ये लिखा है सी आउट, और उसके बाद ये हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, और उसके बाद ये इन्वर्टेड कॉमास में वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, और ये सेमीकोलन लगा हुआ है। सेमीकोलन क्या होता है? सेमीकोलन स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। ये जब भी हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं उसके आखिर में सेमीकोलन का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। आइए अब हम इस प्रोग्राम का थोड़े से स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस लाइन पर आ जाते हैं हैश इंक्लूड, और उसके बाद आईओस्ट्रीम डॉट एच। इसका क्या मतलब है? हैश इंक्लूड का मतलब है कि हैश इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा तो नहीं होती, लेकिन ये कंपाइलर को जो वो इंस्ट्रक्ट करती है, कंपाइलर को जो है ना बताती है कि भाई आपने इस फाइल को प्रोग्राम में शामिल करना है। ओके, कौन सी फाइल को? ये फाइल का नाम है iostream.h। तो कंपाइलर को फिर पता चल जाएगा जी उसने इस फाइल को प्रोग्राम में शामिल करना है, क्योंकि iostream.h ये क्या काम करता है? io का मतलब है, i का मतलब है इनपुट, और o का मतलब है आउटपुट। तो ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है, यानी हमारे प्रोग्राम में जो इनपुट से रेलेवेंट और आउटपुट से रेलेवेंट जो फंक्शंस परफॉर्म होने हैं वो सारे के सारे इस लाइब्रेरी ने करने हैं। यूं कह लें कि इस जो हेडर फाइल ने करने हैं। ये डॉट एच लिखा है, इस डॉट एच का मतलब है हेडर। और जब भी हम अपना जो वो किसी फाइल को ऐड करवाते हैं तो हम हैश के साइन के साथ करवाते हैं, जिसे हम शार्प का साइन भी कहते हैं और इसे हैश का साइन भी कहते हैं। सो हैश इंक्लूड, और उसके बाद हम एंगल ब्रैकेट्स में जो है वो अपनी उन लाइब्रेरीज को लिखते हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं। तो फिलहाल अभी आप लोगों का वास्ता सिर्फ आईओस्ट्रीम के साथ पड़ेगा। इसके बाद आपकी मजीद जो है वो लाइब्रेरी फाइल्स आती जाएंगी और आपको उनका फंक्शन भी पता चलता जाएगा कि क्या फंक्शन है। तो फिलहाल इतनी बात याद रखें, मेन फंक्शन। उसके बाद मेन फंक्शन में आते हैं। तो मेन क्या है? मेन इज स्पेशल। मेन एक्चुअली वो जगह है जहाँ से जो है वो हमारा प्रोग्राम रन करता है, जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है।
क्योंकि एक प्रोग्राम में बहुत से फंक्शंस हो सकते हैं और उनमें से जो वो हर फंक्शन जो है वो डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन से जब हमारे प्रोग्राम की जो वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, तो इसलिए हमें हर प्रोग्राम में मेन फंक्शन ज़रूर शामिल करना होता है। अगर आप इस मेन फंक्शन को शामिल नहीं करेंगे तो आपको एरर का सामना करना पड़ेगा और जो वो जो है ना प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसलिए मेन फंक्शन ज़रूरी है, और मेन फंक्शन के बाद ये जो पैरेंथेसिस हैं ये भी हम इस्तेमाल करते हैं। और मेन फंक्शन के बाद हमारी जो प्रोग्राम की बॉडी होती है वो इन करली ब्रेसेस में, इन करली ब्रैकेट्स में लिखी जाती है। तो ये आप लोग ऊपर पहले भी देख चुके हैं कि करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया गया था। ओके जी, आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं जी। यहाँ पर अभी सी आउट को डिस्कस किया जा रहा है। सी आउट क्या है? सी आउट असल में आउटपुट स्ट्रीम है जो कि सी और सी प्लस प्लस में इस्तेमाल की जाती है। स्ट्रीम क्या है ये इसको डिटेल में बाद वाले लेसन्स में भी देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल आप यूँ कह लें कि सी आउट की मदद से हम अपना डाटा जो है वो उसको आउटपुट करवाते हैं, हम जो इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाते हैं। तो सी आउट इसलिए जब वो यूज़ किया जाता है, इसकी डिटेल और इसका जो है ना प्रैक्टिकल वो भी अभी हम देख लेते हैं ताकि आप लोगों को इसकी मज़ीद समझ में आ सके। ये जो साइन है ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ डाटा। सो सी आउट में जब हम ये सी आउट के बाद जब हम ये ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें जो डाटा लिखा गया है, जैसे कि इसमें लिखा गया है वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो इस इंफॉर्मेशन ने जो हमने प्रोवाइड कर दी है डबल कोटेशन में, इसने सेम एज यानी एज इट इज इसने स्क्रीन पर डिस्प्ले होना है। तो जो भी याद रखना है आप लोगों ने, जो भी आप इंफॉर्मेशन, जो भी टेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे डबल कोटेशन में, वो एज इट इज प्रिंट होगा स्क्रीन पे। तो याद रखिएगा इन बातों को, छोटी छोटी बातों में आपको जब वो पूछा जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि ये साइन क्या इंडिकेट करता है, आपको पूछा जा सकता है कि भाई सी आउट इनपुट स्ट्रीम है या आउटपुट स्ट्रीम होती है, आपने याद रखना है कि ये आउटपुट स्ट्रीम है। आगे चलते हैं। सेमीकोलन के बारे में मैं बता चुका हूं कि सेमीकोलन का क्या मतलब है और हम ये क्यों यूज करते हैं। जब भी हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं उस स्टेटमेंट के आखिर में सेमीकोलन का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा कि सेमीकोलन को टर्मिनेटर भी कहा जाता है। तो अगर ये आप लोग मिस कर देंगे, आप इसको नहीं लगाएंगे तो कौन सा एरर आएगा? सिंटैक्स एरर आएगा। ये भी बात याद रखिएगा, पेपर में पूछी जा सकती है। मैंने 3 तरह के एरर्स जो हैं वो पिछली लेसन नंबर 2 में डिस्कस कर लिए थे। 3 तरह के एरर कौन से हैं? लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर और रन टाइम एरर। सिंटैक्स एरर कब आता है वो भी मैं बता चुका हूँ सारा पिछले लेक्चर में। ओके, आगे चलते हैं। आगे अब आप लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो गया। वेरिएबल है इस टॉपिक का नाम और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमें अपने प्रोग्राम में डेटा को स्टोर करने की ज़रूरत होती है। डेटा क्या है? मिसाल के तौर पे आप कुछ नंबर्स को स्टोर करना चाह रहे हैं, हो सकता है आप जो है ना स्टूडेंट्स के नेम्स को स्टोर करना चाह रहे हैं। तो जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हम अपने ये नेम्स या हम अपना डेटा किसी भी तरह का हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, जब वो स्टूडेंट्स के मार्क्स हो सकते हैं, किसी की एज हो सकती है, तो ये डाटा है। तो हम अपने डाटा को प्रोग्राम में अगर स्टोर करना चाहते हैं तो वो कैसे करें? तो याद रखना है आपने इस बात को कि अगर हम अपने प्रोग्राम में डाटा को स्टोर करना चाहते हैं तो हमें डाटा स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। सो वेरिएबल का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज और डाटा। ठीक है, सो वेरिएबल की डेफिनेशन भी याद रखिएगा, पेपर में पूछी जा सकती है। वेरिएबल्स क्या हैं? वेरिएबल्स आर लोकेशंस इन मेमोरी दैट आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा। डाटा को स्टोर करने के लिए जो मेमोरी की लोकेशंस इस्तेमाल होती हैं या जो मेमोरी की जो लोकेशंस होती हैं उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपने जो डाटा स्टोर करना है उसके लिए हमें कोई लोकेशन तो चाहिए कि भाई कहाँ पे स्टोर करना है, और आपको पता है कि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसी पर ही हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं मेमोरी लोकेशन को इस्तेमाल करने के लिए, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। बस इतनी सी बात याद रखनी है आप लोगों ने, ज़्यादा घबराना नहीं है, डरना नहीं है। क्या होता है, कैसे, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा क्या होता है। ठीक है, और ये भी बात याद रखनी कि मेमोरी क्या है और मेमोरी किस तरह डिवाइडेड होती है। मेमोरी जो हमारी होती है वो ब्लॉक्स में डिवाइडेड होती है। ठीक हो गया, और इट कैन बी व्यूड एज ए पिजन होल्स, इस बात को भी याद रखिएगा। ओके,
आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। और ये भी बात याद रखिएगा कि जो कंप्यूटर की मेमोरी की जो लोकेशंस होती हैं, इनका कोई ना कोई एड्रेस भी होता है। वो एड्रेस को हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, वो भी आने वाले लेक्चर्स में हम उसको भी डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। प्रोग्राम्स हम बनाएंगे, उस प्रोग्राम में जो हम वेरिएबल लिखेंगे उस वेरिएबल की क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं। याद रखना है कि उस वेरिएबल का कोई ना कोई नाम होगा, उस वेरिएबल की कोई ना कोई टाइप होगी, उस वेरिएबल का कोई ना कोई साइज होगा, उस वेरिएबल की कोई ना कोई वैल्यू भी होगी। ओके, पहले बात करते हैं नाम के ऊपर। वेरिएबल के नाम का क्या मतलब है, वेरिएबल के साइज का, टाइप का क्या मतलब है। तो नाम तो वेरिएबल का कोई भी हो सकता है, एक्सेप्ट वो जो कि स्टैंडर्ड कीवर्ड्स होते हैं, यानी कि ऐसे कीवर्ड्स जो पहले से C++ ने, लैंग्वेज ने अपने लिए रिजर्व कर लिए हैं। यानी ऐसे नाम जो C++ ने अपने यूज़ के लिए रख लिए हैं, उन नामों के सिवा आप कोई भी नाम अपने प्रोग्राम में वेरिएबल के नाम के तौर पर रख सकते हैं। अच्छा, मैं आपको मिसाल देता हूं, जैसे Cout है। Cout एक स्टैंडर्ड कीवर्ड है जो हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, डाटा को डिस्प्ले करने के लिए, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम Cout को अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट मीन्स कि हम उसको वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ओके, तो उसके बाद वेरिएबल की कोई ना कोई टाइप भी होती है। ठीक है, अभी हम इसकी टाइप पर डिटेल में जाएंगे, इसके साइज पर भी जाएंगे, वैल्यूज़ पर भी जाएंगे। लेकिन एक बात और याद रख लें कि वेरिएबल्स को हम जो वैल्यूज़ असाइन करते हैं वो कैसे करते हैं। उसके लिए हम ये इक्वल्स का ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक वेरिएबल है x, मैं इसको कोई वैल्यू असाइन करना चाह रहा हूँ, कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, तो मैं लिखूंगा x = 5 या 2, कोई भी मतलब हो सकता है। इसका मतलब ये है कि ये 2 है, इट बिलोंग्स टू x, कि ये जो 2 है ये इस x में स्टोर है। अभी यहाँ पर आप यूं कह लें कि ये सिर्फ वेरिएबल का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, इसकी डेटा टाइप यहाँ पर मेंशन नहीं की गई। डेटा टाइप का क्या मतलब है, डेटा टाइप पर आ जाते हैं। ये यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है डेटा टाइप का। देखें जी, अगर आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं तो आपको फिर डेटा टाइप न्यूमेरिक वाली ही यूज़ करना पड़ेगी। अगर आप कोई कैरेक्टर स्टोर करना चाह रहे हैं तो फिर हमें जो डेटा टाइप इस्तेमाल करना पड़ेगी, हमें बताना पड़ेगा भाई इसकी डेटा टाइप कैरेक्टर है। मिसाल के तौर पे आप किसी का नेम स्टोर करना चाह रहे हैं तो हमें वेरिएबल भी उसी टाइप का लेना पड़ेगा जो कि नेम को स्टोर करवाने की सलाहियत रखता है। इसी तरह अगर हम पॉइंट्स वाले नंबर, जिसे हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहते हैं, अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट वाली जो वैल्यूज़ हैं अगर हम वो स्टोर करवाना चाहते हैं तो हमें अपने प्रोग्राम में, यानी जब हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे, हमें बताना पड़ेगा भी मुझे जी फ्लोट टाइप। और जो बच्चे भी सो गए ना, जाग जाएं, थोड़ा सा जाग जाएं, क्योंकि ये जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है और मेरी कोशिश ये है कि मैं कम वक्त में ज़्यादा बातें आप लोगों के साथ शेयर कर। जाग जाएं जी, जाग जाएं, जल्दी से जाग जाएं, अपने आप को थोड़ा सा सर को जो वो हिलाएं। अगर समझ नहीं आ रही, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ओके जी, डेटा टाइप्स कौन कौन सी हैं, देखें ये यहाँ पर फिलहाल ये वाली डेटा टाइप शेयर जो आप लोगों के साथ की जा रही हैं, इंटीजर डेटा टाइप, शॉर्ट, लॉन्ग। तो ये जो डेटा टाइप है ये बेसिक डेटा टाइप है जो किस लिए यूज़ होती है। ये डेटा टाइप जो वो होल नंबर्स को स्टोर करने के लिए, होल नंबर्स को जो वो हैंडल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आगे इंटीजर का साइज़ क्या होता है, इंटीजर किस लिए यूज़ होती है। इंटीजर होल नंबर्स को, यानी ऐसे नंबर्स जैसे 5, 6, 7 ऐसे नंबर्स को स्टोर करने के लिए हम इंटीजर यानी इंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम अपने प्रोग्राम में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं अभी हम उस पर भी चले जाएंगे, फिर आपको मजीद समझ आ जाएगी। ओके, तो इंटीजर डेटा टाइप क्या है। इंटीजर की जो डेटा टाइप है, इट इज़ यूज टू स्टोर होल नंबर्स यानी इंटीजर्स, और इंटीजर जो है वो इसका 4 बाइट्स का साइज होता है। ये बात आपने याद रखनी है, पेपर में आपसे पूछी जा सकती है कि भाई इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल होता है ये कितनी स्पेस रिजर्व करता है अपने वेरिएबल के लिए। ये 4 बाइट्स रिजर्व करता है वैल्यू को स्टोर करने के लिए। ओके, अगर हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करवाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे हम उसको प्रोग्राम में। देखें जी, आपको सबसे पहले वेरिएबल की डाटा टाइप लिखनी है, जैसे हमने यहाँ पर इंट लिखा, उसके बाद आपने वेरिएबल का नाम लिखना है। यहाँ पर वेरिएबल का नाम आई रखा हुआ है, आप वेरिएबल नंबर का नाम कोई भी आप नाम रख सकते हैं, सिर्फ वो वाले वर्ड्स नहीं रख सकते जो की वर्ड्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड वर्ड्स होते हैं, जो लैंग्वेज अपने लिए इस्तेमाल करती है, सिर्फ वो वाले नाम नहीं रख सकते। याद रखिएगा वो स्टैंडर्ड कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, अभी मजीद आगे आएंगे।
तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। ओके जी, आगे चलते हैं। अभी ये आप लोगों के साथ एक छोटा सा प्रोग्राम उन्होंने डिस्कस किया है सिर्फ ये बताने के लिए कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं और इनिशियलाइज कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं। आप लोगों ने यहाँ तक ये 3 बातें सिर्फ सीखनी है, ठीक है। अभी मजीद डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे, हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों का पहले से अगर प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड नहीं है तो आप लोगों को समझने में थोड़ी सी दुश्वारी हो सकती है, लेकिन घबराना नहीं है आप लोगों ने। और ज़रा सर को जो है ना साथ साथ ज़रूर जो वो हिलाते रहें, ताकि आप लोगों का जो माइंड है वो एक्टिव रहे। ओके जी, ये देखें जी, सबसे पहले हैश इंक्लूड, ये तो हर प्रोग्राम का हिस्सा होता है और हमें लिखना पड़ता है। उसके बाद ये हमारा मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के बाद ये हमारे प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट हो रही है, ये बॉडी एंड हो रही है। यहाँ पे पहली लाइन में क्या हुआ, पहली लाइन में एक वेरिएबल जिसका नाम x है वो डिक्लेयर किया गया है और ये उसकी डेटा टाइप है इंटीजर। इसी तरह y, इसी तरह z, तीनों को एक तरीके से, यानी इसका मतलब ये है कि इस प्रोग्राम में 3 वेरिएबल्स हैं, x, y और z। यहाँ पे क्या हो रहा है इस लाइन में, इस लाइन में x इक्वल टू 5 लिखा है, इसका मतलब ये है कि वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया है। इनिशियलाइज करने का मतलब ये है कि वैल्यू को कि जब हम वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो इस काम को, इस प्रोसेस को हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। अगर बात समझना है तो दोबारा से रिपीट करवा लिया करें, वीडियो को पीछे से दोबारा से देख लिया करें, समझ आ जाएगा। ओके जी, x इक्वल टू 5, y को वैल्यू पास कर दी 10 और ये जो z है, z को हमने यूं इनिशियलाइज कर दिया, हमने कह दिया जी z इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो ये तो सिंपल अलजबरा का एक ऑपरेशन है, x प्लस वाई। इसका आप क्या मतलब होगा कि ये x और y की जो वैल्यूज हैं ये सम अप हो जाएंगी और ये सम होके किस में चली जाएंगी, z में चली जाएंगी, यानी z भी एक वेरिएबल है। ओके, यहां पर आते हैं, इस लाइन में क्या हो रहा है, सी आउट x, ठीक है। ये x देखें, ये x जो डबल कोटेशन में लिखा हुआ है ना, ये एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट होगा। इसने काम कोई भी नहीं करना, सिर्फ इसने एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाना है। कैसे होना है अभी हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। उसके बाद सी आउट, अब देखें जी, अब हमने सी आउट एंगल ब्रैकेट्स और उसके बाद हमने सिर्फ x लिखा है। अब ये x की जो वैल्यू है वो डिस्प्ले होगी। उसके बाद हम करते हैं सी आउट, उसके बाद डबल कोटेशन में y लिखा और अब क्या होगा, अब ये y और ये इक्वल का साइन ये एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट होंगे जब हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। उसके बाद सी आउट y, तो यहाँ पर ये सिर्फ y लिखा है, ये जो y लिखा है इसको डबल कोटेशन में हमने नहीं लिखा। अब जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इस y की जगह पे y की जो वैल्यू है जो क्या है 10 वो प्रिंट होगी। और उसके बाद सी आउट पर आएंगे तो z इक्वल्स टू x प्लस वाई। पहले ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये एज इट इज प्रिंट होगी, ये वाली इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि इसको डबल कोटेशन में लिखा गया है। उसके बाद सी आउट z करेंगे तो ये z की वैल्यू यानी x और y का सम होगा और वो हमें प्रिंट में मिलेगा। ओके जी, हम इसके प्रैक्टिकल पे चलते हैं। इस प्रोग्राम का थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं और ये बेसिक्स हैं, तो बेसिक्स को मैं ये चाहूँगा कि अगर एक और एक्स्ट्रा वीडियोस भी अगर आप लोगों को देखनी पड़े वो आप लोगों ने देखनी है, क्योंकि इनपुट और आउटपुट को समझना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, वरना आपका ये सेमेस्टर भी इसी तरह गुजर जाएगा और आपको समझ भी नहीं आएगी आपने पढ़ा क्या और हुआ क्या। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम इस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें ताकि आप आने वाले लेक्चर्स पर आपकी फिर ग्रिप हो सके। ओके जी, अब हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो है आप लोगों ने डेव सी प्लस प्लस, ठीक है, ये आप लोगों का डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, ठीक है, ये आपका IDE है जो आपकी यूनिवर्सिटी आपको रिकमेंड करती है, ये आपने इंटरनेट से डाउनलोड करना है। ये अगर आपको इंटरनेट से वैसे इजीली मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में जहाँ पर आपका CS 201 का कोर्स है उसके डाउनलोड सेक्शन में भी ये सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, आप लोगों ने इसको डाउनलोड करना है, इसको इंस्टॉल करना है। ओके, इंस्टॉल करने के बाद अब आपने इसको क्या करना है, आपने इसको चलाना है। आप इस पर डबल क्लिक करें और इसको ओपन करें। ओके जी, अब आप लोग इसकी स्क्रीन देख सकते हैं। स्क्रीन आप लोगों को भी फुल नज़र नहीं आ रही होगी, मैं आपको भी फुल स्क्रीन दिखाना चाहूँगा। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये डेव सी प्लस प्लस इसको डाउनलोड करना है। इंटरनेट से भी आप कर सकते हैं, इजीली मिल जाएगा आप लोगों को, या आप अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में जाके अपना जो CS 201 का कोर्स है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डबल क्लिक करें, इसको ओपन करें, ये आप लोगों के सामने ये जो इंटरफेस आएगा। आपने क्या करना है, 2 तरीके हैं इसको ओपन करने के, जहाँ पर आपने अपना कोड लिखना है। पहला तरीका तो ये फाइल में जाएं, न्यू में जाएं और ये जो सोर्स फाइल है इस पर क्लिक करें। तो यहाँ पे जाके अब आप हैश इंक्लूड वगैरह लिखें या जो भी आपका कोड है वो आप यहाँ पे लिखें,
ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप चाहते हैं कि ये आपको ना लिखना पड़े तो आप न्यू में जाएं और ये प्रोजेक्ट पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ से कंसोल एप्लीकेशन और यहाँ से अपने प्रोजेक्ट का नाम रखें जो भी आप रखना चाहते हैं, और उसके बाद ओके कर दें। ये अब आपसे पूछेगा कि आपने इसको कहाँ पे सेव करना है, जहाँ पर भी करना है सेव करें, और ये सेव हो गया। ओके जी, अब ये आप लोगों के पास देखें ये जो प्री प्रोसेस डायरेक्टिव्स हैं ये ऑलरेडी लिखी हुई हैं, ये आप लोगों का मेन फंक्शन है, ये भी ऑलरेडी लिखा हुआ है। ओके, आपने क्या करना है, डेफ सी प्लस प्लस में ये ज़रूरी होता है कि आपने ये भी लिखना है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये किस लिए लिखते हैं इसकी डिटेल बाद में जाएगी, आज हम इस पे बात नहीं कर रहे। आज हमारा काम इनपुट आउटपुट वेरिएबल्स को थोड़ा सा डिस्कस करना है। ओके जी, लेकिन बस याद रखेंगे ये लाइन लिखनी है और हर प्रोग्राम में लिखनी। अगर आप नहीं लिखेंगे तो एरर आ जाएगा और फिर प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो फिलहाल आपने सिर्फ ये बात याद रखनी कि ये आप लोगों ने लिखना ही लिखना है। ओके, अब हम क्या करने लगे हैं, हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, हम लेंगे 3 वेरिएबल। ओके, जिस तरह आपके सैम्पल प्रोग्राम में 3 लिए गए एक्स वाई जेड, हम उन वेरिएबल्स को एक्स वाई जेड की बजाय उनका नाम चेंज करते हैं ताकि आपको पता चले कि भी नाम भी चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके, तो क्या करते हैं, सबसे पहले डाटा टाइप लिखते हैं। हमने डाटा टाइप इंट लिखी, क्यों लिखी, क्योंकि मैंने न्यूमेरिक वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है। उसके अलावा जो डाटा टाइप्स होती हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। सबसे पहले मैं इंट को यूज़ कर रहा हूँ, इंट लिखा, उसके बाद num1, ओके, सेमीकोलन। सेमीकोलन क्यों लगाते हैं, स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। उसके बाद इंट num2, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और उसके बाद मैं एक थर्ड वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम इंट सम रख देते हैं और सेमीकोलन लगा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं जी, अब हम इनको इनिशियलाइज करने लगे हैं, यानी कि num1 इक्वल मैं कहता हूँ जी 10 के बराबर है। इसी तरह मैं कहता हूँ जी num2 ये जनाब हम कहते हैं जी 30 के बराबर है। उसके बाद मैं कहता हूँ जी मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इन दोनों नंबर्स को ऐड करूँ, ऐड करके इसको थर्ड वेरिएबल में स्टोर करवा के इसको प्रिंट करवा लें, यानी 2 नंबर्स को सम करना चाह रहे हैं। तो सम इक्वल्स टू मैं कहता हूँ जी num1 प्लस num2। ओके जी, यहाँ पर इतना काम हो गया। ओके जी, ये देखें जी यहाँ पर क्या हो रहा है जी, वेरिएबल्स डिक्लेयर हो रहे हैं, ये जो पहली 3 लाइनें हैं। ओके, उसके बाद वेरिएबल्स को हमने इनिशियलाइज करा दिया। इनिशियलाइज करने का मतलब ये होता है जब हम वेरिएबल्स को वैल्यूज़ असाइन करते हैं, इस प्रोसेस को इनिशियलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद चलते हैं सी आउट में। ओके, सी आउट में क्या करते हैं, ओके मैं पहले तो सिंपल सी आउट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को सी आउट के साथ थोड़ा सा खेलना आ जाए। मैं लिखता हूँ जी सी आउट num1, ओके, सेमीकोलन लगाता हूँ, फिर मैं करता हूँ जी सी आउट num2। ओके जी, ये लगा दिया। उसके बाद मैं जाता हूँ सी आउट सम, तीसरा सम है जी। देखें जी, मैंने सिर्फ लिखा सी आउट num1 num2 और सम, तो क्या होगा यहाँ पे, रन करके देखें आपको पता चलेगा क्या होगा। ये कंपाइल एंड रन, F जब 11 भी आप प्रेस कर सकते हैं और इस बटन को क्लिक करें। इस फाइल को कहाँ पे सेव करना है, इसका नाम क्या रखना है, नाम रखें। ओके जी, देखें जी ये कंपाइल हो रहा है। ओके, ये देखें जी ये आउटपुट आ गई। देखें जी आउटपुट जो आई है ना बड़ी भोंडी सी आउटपुट है। देखें 10, उसके देखें जी 10 जो है वो हमें पता है कि num1 की वैल्यू है, उसके बाद 30 num2 की वैल्यू, उसके बाद तीसरी सम हो गया 30 प्लस 10 40, लेकिन बड़ी भोंडी सी आउटपुट है, बिल्कुल मज़ा नहीं आया ऐसी आउटपुट का। तो क्या करना है, असल में इसके साथ खेलना है, थोड़ा सा इसको मज़ीद अट्रैक्टिव बनाना है। मैं ये चाह रहा हूँ कि यूज़र को पता चले कि num1 की वैल्यू है क्या, num2 की वैल्यू है क्या, num3 की वैल्यू है क्या। तो कैसे मैं इसको मज़ीद अट्रैक्टिव इस आउटपुट को बना सकता हूँ। याद रखिएगा, आज कोई आप बड़े प्रोग्राम नहीं सीख रहे, आज सिर्फ आप ये सीख रहे हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं और उसको डिस्प्ले कैसे करवाते हैं। इसके जो सी इन और सी आउट है इस पर हम मज़ीद भी खेलेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आप लोग जो ना इंतज़ार करें, ठीक है। सारा काम स्टेप बाय स्टेप होगा। ओके, अब मैं करता हूँ सी आउट। अब मैं लिखता हूँ डबल कोटेशन में num1 और इक्वल्स, ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ यूँ। अब num1 के सामने num1 की वैल्यू स्टोर होगी, जो वो डिस्प्ले होगी। यहाँ पे जाता हूँ सी आउट, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ num2। num1 की बजाय मैं यहाँ पे नंबर 1 भी लिख सकता हूँ पूरा, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप डबल कोटेशन में जो भी लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट होगा। सी आउट, और उसके बाद हम लिखते हैं सम ऑफ द नंबर्स,
आपने अपनी आउटपुट को याद रखना कि आपने अट्रैक्टिव बनाना है, ऐसा बनाना कि जब ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होना देखने वाले को समझ तो आए कि भाई यहाँ पे क्या काम हुआ है। जी चलते हैं, इसको अब रन करते हैं। ओके जी, ये रन किया, अब इसकी आउटपुट देखते हैं। अब देखें जी आउटपुट थोड़ी सी बेहतर हुई है। देखें जी num1 के सामने लिखा है जी ये 10 के बराबर है, लेकिन स्पेस नहीं है। फिर num2 के सामने लिखा है जी ये 30 के बराबर है, लेकिन इक्वल का साइन लगाना हम भूल गए हैं। इसी तरह उसके बाद लिखा है सम ऑफ द नंबर्स, वो 40 है। तो आउटपुट थोड़ी सी बेटर हुई है, लेकिन हम इसको मज़ीद बेटर कर सकते हैं। ओके जी, num2 के सामने मैंने इक्वल नहीं लगाया था, ये लगा दिया। और उसके बाद सम ऑफ द नंबर्स के आगे मैंने इक्वल नहीं लगाया, या कॉलन लगा देते हैं, ये भी बेहतर है। ओके, अभी जो डाटा जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है ना, वो आपको मैं फिर रन करते हैं, इसको देखते हैं। ये देखें जी एक ही लाइन में आ रहा है सारा का सारा। हम चाहते हैं ये नई लाइन में जाना चाहिए, num1 पहली लाइन में हो, num2 अगली लाइन में चला जाए, और इसी तरह सम ऑफ द नंबर्स उससे अगली लाइन में। तो क्या करना पड़ेगा जी, परेशान नहीं होना आपको, सिर्फ ये करना पड़ेगा, सी आउट में यहाँ पर जाएं और यहाँ पे एंडल कीवर्ड इस्तेमाल करें, एंड लाइन कीवर्ड इस्तेमाल, ठीक है। इसके अलावा और भी तरीका होता है न्यू लाइन में जाने का, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले लेसन्स में। तो स्टेप बाय स्टेप काम होगा, तो परेशान नहीं होना आप लोगों ने। ओके जी, अब हम इसको डिस्प्ले करते हैं। अब इसकी आउटपुट देखना है, हमने ये कीवर्ड यूज़ किया है एंडल। ओके जी, अब इसको दोबारा रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आती है। जी अब थोड़ी और बेटर हो गई है। नंबर 1 इक्वल्स टू 10, नंबर 2 इक्वल टू 30, सम ऑफ द नंबर्स 40। सो अब आउटपुट ज़्यादा बेटर है। तो हमने आउटपुट को भी देखना है कि वो जब आउटपुट डिस्प्ले हो हमें समझ भी आए क्या काम हुआ है। तो बातें आज मज़ीद भी की जा सकती हैं, लेकिन लेक्चर की लेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन आप लोगों को समझाना भी ज़रूरी है। तो इसलिए थोड़े से अटेंटिव रहें, चाय का कप साथ रखें, थोड़ा समझने की कोशिश करें। जहाँ पर समझ ना आए थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लें, वीडियो को रोक लें, लेकिन सोते में वीडियो नहीं देखनी कि बस मैं जी गुजार देता हूँ और थोड़ी सी तसल्ली कर लेता हूँ जी मैंने पूरी वीडियो देखी है। ऐसा ना करें, वीडियो को स्टॉप कर लें, चाय शाय पी लें, थोड़ा अपने माइंड को फ्रेश कर लें, क्योंकि जो नए स्टूडेंट्स होते हैं मुझे पता है उनको समझने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आती है। लेकिन ये सिर्फ पहले 4 लेक्चर्स हैं, पहले 4-5 लेक्चर्स हैं, थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन आप लोगों को झेलनी पड़ेगी अगर आप पेपर में अच्छा गेन करना चाहते हैं। ओके जी, ये आप लोगों का बेसिक प्रोग्राम है। ये आप लोगों ने देख लिया कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, सी आउट कैसे करवाते हैं, और सी आउट का पर्पस क्या है, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना। ये अब हर प्रोग्राम में जाहिर सी बात है सी आउट, वेरिएबल्स, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइज ये आता जाएगा। तो घबराना नहीं है कि सिर्फ आज पढ़ा है तो आगे नहीं पढ़ेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, आगे मजीद डिटेल में भी पढ़ेंगे, तो परेशान मत होइएगा। अभी चलते हैं आगे। जी स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने पढ़ी है इंटीजर डाटा टाइप। हमने कहा था हम आगे मज़ीद डाटा टाइप्स को देखेंगे। सो जो होल नंबर पे काम करने वाली एक और डाटा टाइप है, इसे कहते हैं लॉन्ग डाटा टाइप। फ़र्क क्या है इंटीजर में और लॉन्ग में? लॉन्ग जो है ना वो वेरी लार्ज होल नंबर्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनको इंटीजर डाटा टाइप हैंडल नहीं कर सकता। देखें, ये एक वेरिएबल है, इसका नाम x है और इसकी डाटा टाइप लॉन्ग है। इसमें जो नंबर स्टोर किया गया है इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। सो ये इस तरह का नंबर इंटीजर में स्टोर नहीं हो सकता, इसलिए लॉन्ग में यूज़ करेंगे। आगे चलते हैं रियल नंबर्स। अगर हम रियल नंबर्स को स्टोर करना चाह रहे हैं तो वो हमें जो है वो किस में स्टोर करना पड़ेगा? हमें फ्लोट या डबल में स्टोर करना पड़ेगा। फ्लोट की रेंज कम होती है, ठीक है, और डबल की रेंज ज़्यादा होती है। यानी डबल में जो हम रियल नंबर लिखेंगे उसकी रेंज ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा बड़ा लार्ज नंबर होगा, और जो फ्लोट में यूज़ करेंगे वो लाइक दिस स्मॉल नंबर्स होगा। ओके, तो फ्लोट और डबल ये भी डाटा टाइप्स हैं। आगे इसके ऊपर छोटा सा प्रोग्राम है, वो भी देख लें। देखें जी, 3 वेरिएबल जनाब डिक्लेयर किए हैं, फ्लोट x, फ्लोट y, फ्लोट z, ठीक है। और उसके बाद x को एक वैल्यू असाइन कर दी, y को, z को। आप इसी प्रोग्राम को लाइक कॉपी करें, ठीक है, अपने हैंडआउट से, और इसको सेम एज वहाँ पे जाके पेस्ट कर दें अपने इसमें डेव में, तो आप लोगों को आउटपुट नज़र आ जाएगी क्या होती है। फिर भी समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, ये डबल डाटा टाइप है। डबल डाटा टाइप किस लिए यूज़ होती है? जब हमारे नंबर की रेंज जो हम स्टोर करना चाह रहे हैं, रियल नंबर, उसकी रेंज, उसकी लेंथ बहुत बड़ी होती है, ज़्यादा होती है, तो उसको फिर डबल वाली डाटा टाइप हैंडल कर सकती है, फ्लोट उसको हैंडल नहीं कर सकता। आगे चलते हैं। आगे आप लोगों के पास है कैरेक्टर डाटा टाइप। कैरेक्टर डाटा टाइप किस लिए यूज़ करते हैं? कैरेक्टर डाटा टाइप कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए, फॉर स्टोरिंग द कैरेक्टर डाटा।
सो सी लैंग्वेज में हम कैरेक्टर डेटा टाइप इस्तेमाल करते हैं। कैसे, देखें जी, ये आपके पास एक छोटा सा प्रोग्राम है जो सिर्फ ये बता रहा है कि हमने यहाँ पर इस लाइन में एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम x है, और इस वेरिएबल में हमने एक कैरेक्टर स्टोर कर दिया है a। देखें, ये जो a स्टोर किया गया है ना, ये सिंगल कोट के अंदर स्टोर किया गया है। इसको ऐसे ही करेंगे, आप सिर्फ x इक्वल टू a नहीं लिख सकते, एरर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको जो कैरेक्टर जब स्टोर करना है किसी वेरिएबल में, कौन सा वेरिएबल, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल, तो आप उसको सिंगल कोट में लिखेंगे, उसके बाद आपने उसको डिस्प्ले करवा दिया। तो आगे आप लोगों के पास है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हमारे C++ में इस्तेमाल होते हैं। देखें जी, एडिशन के लिए हम ये प्लस का साइन इस्तेमाल करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का इस्तेमाल करते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या है, ये सी एक्सप्रेशन है, ये अलजब्रा यानी मैथ में ऐसे लिखते हैं और सी में ऐसे लिखते हैं, तो दोनों का सेम ही तरीका है। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई में ये हम स्टैटिक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर हम अलजब्रा में लिखें यानी मैथमेटिक्स में यूँ लिखते हैं, लेकिन जब हम इसको अपने C++ प्रोग्राम में लिखेंगे तो यूँ लिखेंगे। अगर हम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, अगर डिवाइड करना चाहते हैं तो ये लिखेंगे यूँ। ये स्लैश का साइन हम इस्तेमाल करते हैं डिवीजन के लिए अपने C++ प्रोग्राम में। आगे चलते हैं, आगे मॉडुलस ऑपरेटर, ये आपको परसेंट का साइन लग रहा होगा, ये मॉडुलस ऑपरेटर है। C++ में इसे मॉड कहते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, x मॉडुलस y। ये काम क्या करता है, मॉडुलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर चलें कि यूँ लिखा हुआ है x मॉडुलस y, ये क्या करेगा, इट रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर x इज डिवाइडेड बाय y। जब हम इस x को, यानी x का कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे ये 5x की जगह पे और y की जगह पे 2 है, जब हम 2 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो 1 है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमें क्या रिटर्न करेगी, ये हमें 1 रिटर्न करेगी, 1 आउटपुट करवाएगी। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। इसका मतलब ये है कि जब हम अपने C++ के प्रोग्राम्स में लॉन्ग एक्सप्रेशंस लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले कौन सी एक्सप्रेशन इवेलुएट होती है। तो एक बात याद रखनी है कि जो आप इन पैरेंथेसिस में लिखते हैं, ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, जो आप इसमें लिखेंगे, ये वाली एक्सप्रेशन सबसे पहले इवेलुएट होगी। यानी पहले प्रोग्राम इसको सॉल्व करेगा, पहले इसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद जो दूसरी होंगी जिनकी प्रेसिडेंस इनके बाद आती है, उसके बाद उनको करेगा। ये बात याद रखनी है कि जो एक्सप्रेशन होती है ये ऑलवेज इवेल्युएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इस बात को आप लोगों ने याद रखना है। आगे ये ऑपरेटर्स हैं, एस्टेरिक, डिवीजन, मॉडुलस हैव हाईएस्ट प्रेसिडेंट आफ्टर पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस के बाद, यानी पहले पैरेंथेसिस वाली एक्सप्रेशन इवेल्युएट होती हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस का ऑपरेटर है, यानी जो एक्सप्रेशंस इनको यूज करके बनी होती हैं वो ऑपरेट होती हैं, वो पहले सॉल्व होती हैं। ये यहाँ पर प्रेसिडेंस लिख दी है, ये सबसे पहले ब्रैकेट होती है, उसके बाद ये वाले साइन, उसके बाद प्लस और माइनस के ऑपरेशन वो परफॉर्म होते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर इसने आपके साथ आपके पास एक एक्सप्रेशन लिख दी है 10 + 10 × 5। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके ख्याल में, सबसे पहले ये मल्टीप्लाई होगा, 10 × 5, इसका पहले रिजल्ट आएगा, फिर वो 10 में ऐड होगा। तो प्रेसिडेंस का भी आपको इल्म होना चाहिए, क्योंकि आपने जब बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखने होंगे तो आपको इन बातों का पता होना चाहिए। आगे जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में मजीद आता जाएगा। ये देखें जी, ये है हमारे पास 5 × 3, ये देखें ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, उसके बाद प्लस है, उसके बाद 6 / 3। तो यानी दोनों ही ब्रैकेट्स में है, ये भी। तो ये पहले इवेल्युएट होगा, फिर ये भी इवेल्युएट होगा, फिर ये आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है, और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। आगे आप लोगों के पास ये टिप्स हैं, इन टिप्स को भी देखें। जब आपने प्रोग्राम लिखना है तो स्पेस इस्तेमाल करनी है अपने कोडिंग में, किस लिए, ताकि प्रोग्राम को रीड करना, अंडरस्टैंड करना आसान हो। याद रखना है कि रिजर्व वर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं, स्टैंडर्ड की वर्ड्स जो मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को, वो वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। याद रखना है कि ये मेन फंक्शन हर प्रोग्राम का हिस्सा होता है और मेन फंक्शन से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। उसके बाद आपने याद रखना है कि पैरेंथेसिस और ब्रेसेस को पेयर्स में लिखा जाता है, यानी अगर आपने इसको ओपन किया है तो क्लोज भी करना होता है। ओके, उसके बाद याद रखना है कि अगर आपके पास लार्ज अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस हो तो क्लैरिफिकेशन के लिए ज़रूरी है कि आप पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करें ताकि आपको खुद समझ में आ सके कि आप क्या करना चाह रहे हैं। उसके बाद ये भी बात याद रखनी है कि आपने सेमीकोलन का इस्तेमाल करना है हर स्टेटमेंट के आखिर में। और सी लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक वेरिएबल बनाया वो है स्मॉल x,
और एक वेरिएबल बनाया हुआ है कैपिटल एक्स, तो ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। ठीक हो गया, अपना ख्याल रखिएगा। और सर में दर्द हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर भी ठंडा पानी पिएं और चाय का कप पिएं ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आ सके। दोबारा वीडियो को रिपीट करें समझ नहीं आई तो, क्योंकि शुरू में प्रोग्राम्स को समझना, ये बेसिक बातें हैं, इसको समझना जिनका पहले प्रोग्रामिंग से का बैकग्राउंड नहीं होता उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन घबराना नहीं है। वीडियो को दोबारा देखें, थोड़ा करके देखें। जब सर दर्द हो तो बेशक थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, लेकिन याद रखें जब आपका सर दर्द होता है ना, उसके बाद आपको समझ आना शुरू होती है। अपना ख्याल रखिएगा, नई आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफ़िज़।